एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम आ गए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर। वो है तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो हम करने वाले हैं। इसको केवल और केवल 30 मिनट्स में कवर अप करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें जो है एनसीईआरटी इंक्लूडेड होगा, कंप्लीट थ्योरी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा, चाहे वो तुम्हारा बोर्ड के लिए हो, चाहे तुम्हारा जेई मेंस के लिए हो, या तुम्हारे पास नीट हो या सीयूईटी हो। कोई भी तुम्हारे पास कम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम जो है इसको पूरा चीज कवर करने वाले हैं इस पार्टिकुलर छोटा सा टाइम स्पेंड में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड, हर इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा इस चैनल पे आते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर कंटेंट देख लेते हैं। इसमें तुम्हारे पास है सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बात करेंगे इनटू ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स होते हैं, उसमें किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है वो हम बात करेंगे। साथ ही साथ पीरियोडिसिटी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोनों को एक साथ हम लोग बात करने वाले हैं टोटल। ठीक है, तो ये है चैप्टर का ओवरव्यू। इस तरीके से हम लोग टोटल चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना। अब सबसे पहले एक चीज समझो कि हम लोग एलिमेंट्स का क्लासिफाइड क्यों करना चाहते हैं। जैसे सपोज कर लो कि जैसे हम लोग एक इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या किए, हर एक लोग को हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो तुम्हारे पास इंडिया है, इसको हम लोग क्या किए हुए हैं, स्टेट वाइज डिवाइड किए हुए हैं। जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में बंगाली लोग बोलता है। उसी तरीके से उड़ीसा है, तो उसमें उड़िया जो है भाषा है वो बोला जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग क्या किए हुए हैं, डिवाइड किए हुए हैं। तो सिमिलरली तुम्हारे पास क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स होने की वजह से साइंटिस्ट लोग ने क्या सोचा कि बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो उसको हम लोग एक अरेंजमेंट करते हैं, उसको हम लोग अरेंज करके बताते हैं कि किस तरीके से तुम्हारे पास एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन के हेल्प से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया एलिमेंट्स का। तो ये कुछ हिस्ट्री है जिसको तुम्हें पहले समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो थे एक साइंटिस्ट थे, लेबोजियर। और तुम्हें पता है ऑलरेडी कि ये एक केमिस्ट्री का जो फादर है यही है, लेबोजियर। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। और ये जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का क्या मतलब है, जैसे तुम्हारे पास हार्डनेस हो गया, मेलिएबिलिटी हो गया, या तुम्हारे पास लस्टरस हो गया। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी पे इन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, उस समय केवल और केवल इन्होंने बोला कि एलिमेंट्स में केवल और केवल दो चीज होगा, एक होगा मेटल्स और एक होगा तुम्हारे पास नॉन मेटल। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स का डिस्कवरी होते गया, इनका जो थ्योरी था वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो तुम्हारे पास आया, वो आया डोवेनिनर ट्रेड। डोवेनिनर ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है थ्री। ठीक है, कितना होता है, थ्री होता है। मतलब ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एलिमेंट्स को तीन के ग्रुप में अरेंज किया। और ये जो तुम्हारे पास अरेंज किए, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किए। और ये तुम्हारे पास तीन एलिमेंट्स इस तरीके से लिए कि जो तुम्हारे पास मिडिल वाले जो एलिमेंट्स हैं, उसका जो मास होगा वह तुम्हारे पास फर्स्ट और लास्ट वाले का मास का सम ऑफ करने के बाद टू से डिवाइड, मतलब मीन मास को इन्होंने कंसीडर किया और इस तरीके से अरेंज किए। और यहाँ पर जब इन्होंने बताया, तो इनका जो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी था, वह कुछ हद तक तुम्हारे पास क्या हो रहा था, सेम मिल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। इन्होंने ग्रुप्स क्या क्या बनाया, तो एक बनाया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। उसी तरीके से CaSrBa, उसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का बनाया। जैसे तुम देख सकते हो, ये जो तुम्हारे पास एलिमेंट्स इसका एक एग्जाम्पल लिए हैं। क्या देखो, यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो फर्स्ट टू, यहाँ पर देखो, फर्स्ट 6.9 और लास्ट हमारे पास 39.1, इसको क्या कर लिए, सम कर लिए और टू से डिवाइड किए, तो क्या मिला, 46/2 मिला, जो मिला 23। और सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, अरेंज किया। और ये तुम्हारे पास कुछ हद तक तुम्हारे पास क्या मिला, सही मिला। फिर आगे जो है ये भी जाकर रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। उसके बाद न्यू एक साइंटिस्ट है, न्यूलैंड, और इन्होंने क्या किया, एक अरेंज किया एलिमेंट्स को इस तरीके से। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर वेट। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर वेट में
एवरी एट्थ एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो इन्होंने इस तरीके से अरेंज किए कि जो एवरी एट्थ एलिमेंट है, मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ जो होगा वो पहले वाले के प्रॉपर्टी के साथ मैच करेगा। जैसे तुम्हारे पास ऑलरेडी पता है कि ये तुम्हारे पास होता है सा रे गा मा पा दा नी सा। तो यहाँ पर देखो सा जो है फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है और एवरी एट्थ नोट जो है अगेन फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है। तो इसी तरीके से इन्होंने जो है वो अरेंज किए। लेकिन ये जो है तुम्हारे पास ये जब अरेंज किए तो ये तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर 20 तक ही एप्लीकेबल था। मतलब उसके बाद जो होगा ये अरेंजमेंट जो था वो रॉन्ग हो जा रहा था, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जा रहा था। मतलब एवरी एट्थ एलिमेंट जो था वो डिफरेंट प्रॉपर्टी का मिल रहा था। लेकिन इन्होंने जो जैसे अरेंज किया था, इन्होंने क्या बताया कि एवरी एट्थ एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट वाले के साथ क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। मतलब उसका प्रॉपर्टी क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड जो है इसका एट्थ क्या मिलेगा, तो इसका एट्थ मिलेगा नाइन्थ नंबर वाला, तो ये इसके साथ इसका प्रॉपर्टी मैच करेगा। तो याद रखना कब तक, एटॉमिक नंबर 20 तक। इसके बाद इन्होंने जो है कोई भी नया एलिमेंट्स जो है आगे डिस्कवरी हुआ है तो उसका एलिमेंट्स के लिए इन्होंने कोई स्पेस नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो इसलिए ये जो है तुम्हारे पास अरेंजमेंट ये भी क्या कर गया, फेल कर गया। उसके बाद आया लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर कर्व क्या होता है, ये एक कर्व बताए थे जो किसके किसके बीच में है ग्राफ, वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, तो इसमें कुछ ग्राफ जो है वो ऐसे कुछ मिला था यहां से ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर जो तुम्हारे पास पिक पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, ये पिक पॉइंट, तो ये पिक पॉइंट को इन्होंने बोला कि कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट कर दिए एलिमेंट्स का, जिसमें बताया कि जैसे मान लो कि पिक पॉइंट जो होगा उसका, जैसे ये कर्व है तो इसका जो पिक पॉइंट है ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से इन्होंने बता दिया। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास देखो जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम हो उसका पोजीशन क्या हो गया, सेम ऑक्युपाई कर रहा है। जैसे हाईएस्ट पिक जो है मतलब ये हाइड्रोजन का, तो जितना भी तुम्हारे पास पिक होगा ना सब हाइड्रोजन के लिए होगा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बताया। लेकिन इस तरीके से याद रखना तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। तो ये जो है ये भी क्या कर गया, फेल कर गया। उसके बाद आया फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर आए उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अब जो है तुम्हारे पास क्या बताया गया कि अब जो साइंटिस्ट लोग आ रहे थे वो अब एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर रहे थे। उस समय जब मेंडलीव जब इस अरेंजमेंट किया तो उस समय केवल और केवल 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवरी हो चुका था। और उन्होंने क्या किया कि ग्रुप्स में डिवाइड किया। ग्रुप्स उन्होंने कितना लिया, 1 to 8 ग्रुप्स लिया और हर ग्रुप्स में सब ग्रुप्स बनाए। जो तुम्हारे पास दो सब ग्रुप बनाए, जैसे वन में ग्रुप नंबर 1 में क्या मिला, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। उसी तरीके से सेकेंड ए सेकेंड बी, इस तरीके से ग्रुप बनाए। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास क्या था कि नोबेल गैस को उन्होंने अलग ग्रुप दिया जिसको उन्होंने बोला जीरो ग्रुप होगा। ठीक है, और इसमें तुम्हारे पास ग्रुप तो 1 to 8 दिए और पीरियड कितना दिए, 7 दिए। साथ ही साथ इन्होंने जो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास बताया। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या आएगा, लिमिटेशन आ गया। लिमिटेशन क्या है कि इन्होंने जो है एग्जैक्ट पोजीशन जो है हाइड्रोजन का ये नहीं बताया। साथ ही साथ बहुत सारे एलिमेंट्स है जो तुम्हें पता है जिसका कि आइसोटोप होता है, तो आइसोटोप के लिए इन्होंने कोई भी पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं किया। साथ ही साथ पीटी और एयू को उन्होंने अलग रखा गया। ठीक है, तो ये इनका सबसे बड़ा क्या बना, लिमिटेशन बना, ड्रॉबैक बना। उसके बाद तुम्हारे पास आया मोसले पीरियोडिक लॉ, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि यहां से आगे जो भी अरेंजमेंट हुआ था यहां से इनका हेल्प लिया गया था। ठीक है, तो ये क्या बताए थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाय बम्बार्डमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ मेटल टारगेट। जैसे कोई भी तुम्हारे पास मेटल्स है तो उस पर हम क्या करवाएंगे, बम्बार्डमेंट करवाएंगे और वहां से जो एक्सरेज निकलेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका अंडर रूट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या था, उस पार्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के इक्वल हुआ। तो ये पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या किए, मेटल्स जो भी तुम्हारे पास एलिमेंट्स है उसको अरेंज किए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया लास्ट तुम्हारे पास क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी यही चीज चल रहा है। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, टोटल 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड है। अब देखना 18 ग्रुप्स में तुम्हारे पास क्या होता है, आउटर सेल जो होता है वो सेम होता है ग्रुप्स में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा ये तुम्हारे पास ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे पास पीरियड को। ठीक है, और ग्रुप्स जो होता है वो वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या था, 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और 7 पीरियड में डिवाइड किया गया। 7 पीरियड में तुम्हारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ सेल जो होता है वह इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम ग्रुप्स में बात करें तो आउटर सेल जो होता है वह सेम होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जैसे ग्रुप नंबर, टोटल 18 ग्रुप्स था तो ग्रुप नंबर 1 to 2, मतलब ग्रुप नंबर 1 और 2 इसमें जो एलिमेंट्स है वो केवल और केवल एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ठीक है, मतलब एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर
2 आता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, ये तुम्हारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है। उसी तरीके से ग्रुप नंबर 13 टू 18 जो होता है वो तुम्हारे पास पी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है। एक ब्लॉक जो है अलग से बताया गया जिसमें कि तुम्हारे पास दो पार्ट है, एक लेंथेनॉइड और एक है तुम्हारे पास एक्टिनॉइड, और ये तुम्हारे पास दोनों का दोनों ग्रुप नंबर 3 में आता है। लेकिन पीरियड नंबर जो होता है लेंथेनॉइड के लिए 6 होता है और एक्टिनॉइड के लिए पीरियड नंबर जो होता है तुम्हारे पास क्या होता है 7 होता है। अब तुम जानते हो कि तुम्हें एक मैजिक नंबर तुम्हें याद करना होता है। ये मैजिक नंबर कुछ नहीं है, ये पीरियड में कितने एलिमेंट्स है उसका ये नंबर बताता है। जैसे मान लो कि पीरियड नंबर वन में कितना एलिमेंट्स होगा 2। उसी तरीके से पीरियड नंबर 2 में 8, पीरियड नंबर 3 में 8, पीरियड नंबर 4 में 18, पीरियड नंबर 15 में 5 में 18, उसे पीरियड नंबर 6 में 32, और पीरियड नंबर 7 जो है अभी भी क्या है इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास याद कैसे रखोगे, 2 8 8 18 18 32, याद रखना 2 8 8 18 18 32। ये जो है हेल्प तुम्हें करेगा आगे, तुम्हें कोई भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड करने में भी हेल्प करता है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मैजिक नंबर, ठीक है। 2 8 8 18 18 32, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। 100 के बाद तुम्हारे पास जो भी एलिमेंट्स है उसका किस तरीके से नेमिंग किया गया। ऑलमोस्ट अभी जैसे मान लो कि हम बात कर लेते हैं 11 का, उसका नाम जानते हैं सोडियम, 12 है तो मैग्नीशियम, 13 है तो एल्युमिनियम, इस तरीके से कॉपर है तो 29। लेकिन अगर जैसे जैसे आगे एलिमेंट का डिस्कवरी किया हो तो पहले साइंटिस्ट जो थे वो एक रूल बना दिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। अब जो आगे जितना भी तुम्हारे पास एलिमेंट का डिस्कवरी होगा वह इसी अकॉर्डिंग उसका नेम होगा, ठीक है। कैसे है देखो, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर डिजिट। डिजिट अगर मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। तो अगर जीरो के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वह क्या नेम यूज करेंगे, नील, ठीक है, जीरो के लिए नील। उसी तरीके से 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंड, 6 के लिए एक्स, 7 के लिए सेप, 8 के लिए ऑक और 9 के लिए इन, ठीक है। और इसका एब्रीविएशन क्या है, नील के लिए एन, अन के लिए यू, बी बाई के लिए बी, सिंपल। उसी तरीके से ट्राई के लिए टी, ठीक है, क्वाड के लिए क्यू। इस तरीके से तुम्हें याद रखना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है 104 के लिए अगर तुम्हें नेम लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ पर वन, वन का मतलब क्या है, देखो यहाँ से वन का मतलब है अन, तो क्या लिखोगे, अन लिखोगे, अन। उसके बाद जीरो आया, जीरो के लिए क्या लिखोगे, नील, देखो अन नील। उसके बाद 4 के लिए देखो, 4 के लिए क्या है, क्वाड, तो क्या बनेगा, क्वाड्रियम, आगे यम यूज कर लेना, ठीक है। तो क्या बन गया इसका नेम, अननील क्वाड्रियम, यही इसका क्या बनेगा, नोमेनक्लेचर बनेगा। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, अन के लिए देखो यहाँ पर क्या है, अन के लिए यू से, उसके बाद नील के लिए एन से, और क्वाड्रियम के लिए देखो क्यू से। तो यू एन क्यू तुम्हारे पास क्या बनेगा, उसका सिंबल बनेगा, ठीक है। आई होप तुम्हें यहां तक समझ में आएगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 जो है तुम्हारे पास ऑर्बिट है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट। n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट। इस तरीके से अगर हम पीरियड में बात कर ले तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवेंथ पीरियड, ये टोटल तुम्हारे पास है, ठीक है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं तो फर्स्ट पीरियड में केवल और केवल तुम्हारे पास क्या होगा, 1s होगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड पीरियड में क्या होगा, 2s होगा और 2p होगा। अब इसमें समझना, जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए हुए एस में मैक्सिमम हम कितना इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। इसीलिए जो तुम्हारे पास n इक्वल टू 1 जो फर्स्ट पीरियड है उसमें मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स ही हम लोग रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड पीरियड में बात कर लेते हैं, इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, 2s और 2p आएगा। 2s में समझो, एस में कितना 2, और पी में कितना होगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं, 8। इसीलिए इसमें टोटल कितना एलिमेंट्स मिल रहा है, 8 एलिमेंट्स मिल रहा है। सेम अगर बात कर लेते हैं पीरियड नंबर 3 में, पीरियड नंबर 3 में तुम्हारे पास क्या होगा, 3s और 3p। इसमें कितना 2, इसमें कितना 6, तो टोटल कितना 8, तो इसमें 8 एलिमेंट आ जाएगा। उसी तरीके से अगर बात कर लेते हैं फोर्थ पीरियड में, तो फोर्थ पीरियड में 4s 3d और 4p आता है। तो 4s में s में 2 मिल रहा है, उसी तरीके से d में टोटल कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, और p में टोटल कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो तीनों को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 18 हो जाएगा। देखो इसमें टोटल फोर्थ पीरियड में कितना है, 18 एलिमेंट्स है। उसी तरीके से फिफ्थ पीरियड में 5s 4d 5p में टोटल कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। और n इक्वल टू 6 मतलब सिक्स पीरियड में
6s होता है, 4f होता है, 5d होता है और 6p होता है। अब सबको तुम अगर ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 32 मिलेगा। केवल और केवल देखो एस डी पी तो है ही, एफ आ गया और एफ में टोटल कितना होता है? 14। तो 18 में 14 ऐड कर दो कितना मिल जाएगा? 32। और सेवेंथ जो पीरियड है वो तुम्हारे पास क्या होता है? इसमें अभी भी ये क्या है? इनकम्प्लीट है। और इसी में तुम्हारे पास एफ वाले जो पार्ट है इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। और यहाँ पर जो 4f है ये भी तुम्हारे पास इनर ट्रांजिशन है, लेकिन इसमें तुम्हारे पास आता है लेंथेनॉइड और इसमें तुम्हारे पास क्या होता है? एक्टिनॉइड आता है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास इनकम्प्लीट होता है। पीरियड नंबर 7 तुम्हारे पास क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। और एक्टिनॉइड जो होता है क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, मैनमेड एलिमेंट है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव होता है। आई होप तुम्हें यहां तक क्लियर होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, एलिमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू सब ब्लॉक्स। हम जानते हैं कि एलिमेंट्स को हम पहले भी बताए कि कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ब्लॉक जो होता है टोटल कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये एलिमेंट्स इसी चारों में तुम्हारे पास क्या किया है? डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या होता है? तो एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होगा वो कैसे वो एस ब्लॉक में रखा गया? इसका मतलब जब उसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसका जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें फिल होता है उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ गया है? एस सब सेल में गया है, इसीलिए वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। ठीक है, सोडियम का, सोडियम में अगर बात करें तो अगर तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो देखो ये जो है यही तुम्हारे पास वैलेंस सेल है। ठीक है, लास्ट सेल जो होता है वो वैलेंस सेल होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स 11th जो इलेक्ट्रॉन से किस में गया? एस में गया है, इसीलिए एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वो तुम्हारा उसी का वो क्या बनेगा? एलिमेंट्स बनेगा जो ब्लॉक में जाएगा उसी में। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास अगर बात कर लेते तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो होता है इसका जितना भी इसमें एलिमेंट्स होता है सब कहाँ जाता है? एस ब्लॉक में ही जाता है, एस सबसेल में जाता है, इसलिए ये तुम्हारा एस ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है। इसमें ऑलमोस्ट जो होता है तुम्हारे पास क्या होता है? मेटल्स होता है। अगर बात कर लेते ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 जो होता है वो अल्कली मेटल होता है। और ग्रुप नंबर 2 जो होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ठीक है, अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन का बात कर लेते हैं इस ब्लॉक का एलिमेंट्स के लिए, वो होता है NS1 to 2, मतलब NS1 भी होगा, NS2 भी होगा। NS1 किसके लिए होगा? ग्रुप नंबर 1 के लिए। NS2 किसके लिए होगा? ग्रुप नंबर 2 के लिए होगा। साथ ही साथ ये हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव मतलब ये इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लूज कर देता है। जैसे इसी को देख लो, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है? 3s1 है। अब तुम्हें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कब करता है? वह मेनली करता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। किसके लिए? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। जैसे आज के डेट में ही तुम पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? आगे तुम्हें पैसा अर्न करना है, पैसा अर्न करोगे तुम एक स्टेबल होगे। ठीक है, इसलिए तो यही चीज यहाँ पर है, कोई भी मेटल जो है वो स्टेबल होना चाहता है। और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या कंडीशन है स्टेबल होने का? पैसा। उसी तरीके से मेटल के पास जो कंडीशन होता है स्टेबल होने का वो क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्या कंप्लीट करना? ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन्स अगर ये इजिली निकल जाएगा तो ये क्या कर लेगा? ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, इसलिए ये इजिली एक इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो ये हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इजिली लूज कर देता है इस ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसका वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किस में जाएगा? पी सबसेल में जाएगा। किस में जाएगा? पी सबसेल में जाएगा। पी सबसेल में जाएगा तो इसलिए पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अगर हम इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बात कर ले तो होता है NH2NP126। NH2NP126, 1 to 6 में ये वेरी करता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं ग्रुप, तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक तुम्हारे पास क्या होता है? पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, और अगर हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का एलिमेंट्स दोनों को अगर हम कंबाइन बोले तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो कंप्लीटली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा वो तुम्हारे पास क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएगा। और ग्रुप नंबर जो 18 होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोबेल गैस। ठीक है, नोबेल गैस किसको बोलते हैं? केवल और केवल ग्रुप नंबर 18। ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है। ठीक है, ये सब तुम्हारे पास होता है। और पी ब्लॉक में तुम्हारे पास मेटल्स भी होता है, नॉन मेटल्स भी होता है और मेटलॉइड्स भी होता है। उसी में तुम्हारे पास क्या होता है? नोबेल गैस भी सब उसी में आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पी ब्लॉक का टोटल पार्ट है। ठीक है, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कोई डाउट नहीं। चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट डी ब्लॉक में। तो
देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी सबसेल में जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 d 1-10 और ns 1 0 2 होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, इसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है वो कहां से होता है, तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक तुम्हारे पास क्या होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और इसमें केवल और केवल क्या होता है, मेटल्स प्रेजेंट होता है। इसमें तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा ये एक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, जो तुम्हारा कैटलिस्ट का हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कलर्ड, ये सब सारे ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, शो करता है। साथ ही साथ डी ब्लॉक का एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, चेंज आना। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हम बात किए एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में क्या होता है, मेटल्स होता है। और पी ब्लॉक में क्या होता है, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटोलाइट सब होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि इसके बीच में ट्रांजिशन आएगा, मेटल से डायरेक्टली नॉन मेटल तो नहीं आएगा, क्या आएगा, ट्रांजिशन आएगा। तो देखो अगर बात कर लोगे, पीरियोडिक टेबल देखे होगे, तो तुम्हारे पास क्या होता है, ऐसे तुम्हारे पास एक बना होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट इधर तुम्हारे पास होता है एस ब्लॉक, और ये जो पोर्शन है ये होता है तुम्हारे पास डी, और ये होता है तुम्हारे पास पी। तो ये तुम्हारे पास एस से पी में जाने के लिए बीच में क्या आएगा, ट्रांजिशन आया, इसलिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है डी ब्लॉक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। साथ ही साथ जो लास्ट तुम्हारे पास होता है ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 12, इसमें तुम्हारे पास आता है जेड एन सी डी एच जी। ये जो तुम्हारे पास है इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, लेकिन इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसके जो अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में इसका फुलफिल मिलता है, डी सबसेल क्या होता है, फुलफिल होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का तुम्हारे पास जंपिंग नहीं होगा, मतलब बोल सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जाएगा, तब तक वो तुम्हारे पास ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज होना। ठीक है, तो वो तुम्हारे पास फुलफिल होने की वजह से ऐसा होता है। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होते हुए भी ये ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाता है। कौन कौन, जेड एन सी डी और एच जी। जितना भी एक्सेप्शन है सबको माइंड में रखो, एक्सेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हारा पास बोर्ड का एग्जाम हो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे जेई मेंस और नीट, तो ये सब एक्सेप्शन को ही पूछता है ज्यादा, उन लोगों को एक्सेप्शन ही माइंड में आता है क्वेश्चन, तो वो सिर्फ भर के पूछता है एक्सेप्शन। इसको माइंड में रखना, जेड एन सी डी और एच जी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, वो तुम्हारे पास ए ब्लॉक का एलिमेंट्स। तो ऑलरेडी सेम जैसे पहले से पढ़ चुके हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ए सब सेल में जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ए ब्लॉक का एलिमेंट्स बोलेंगे। साथ ही साथ इसको, हाँ एक चीज और समझ लो, डी ब्लॉक को बोलते हैं तुम्हारे पास पेन अल्टीमेट सेल। एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ए ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक एलिमेंट सेम उसी तरीके से जो पीछे का पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एफ सब सेल में जाएगा। साथ ही साथ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोले हैं, ट्रांजिशन मेटल बोले हैं, और इसको क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का बात कर लेते हैं, तो n-2 f1 to 14 n-1 0 d0 to 1 एंड ns2। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ़िगरेशन एकदम माइंड में रखो, क्योंकि ये जो है हमारा जेई मेंस में भी पूछा हुआ है और नीट में भी पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, खासकर ए ब्लॉक वाले और डी ब्लॉक वाले के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली पूछता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं ए ब्लॉक में, तो तुम्हारे पास दो सीरीज होता है, एक होता है लेंथेनॉइड सीरीज, एक होता है एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज कहां से होता है, तो जेड जो है एटॉमिक नंबर अगर 51 to 71 में बात कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा लेंथेनॉइड सीरीज होता है। और एक्टिनॉइड सीरीज जो होता है वो 90 से स्टार्ट होता है, 103 तक होता है। ये लेंथेनॉइड सीरीज एक्चुअली ये तुम्हारा जेड इक्वल टू 57 जो होता है, ये लेंथेनम होता है। क्या होता है, लेंथेनम होता है। तो इसके बाद ही स्टार्ट हुआ है जेड इक्वल टू 58, इसलिए इसी के नेम पे क्या है, लेंथेनॉइड। उसी तरीके से जेड इक्वल टू 89, यहाँ पर जो एलिमेंट्स होता है वो होता है एक्टिनियम। ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट हुआ, इसको फॉलोड किया है, इसीलिए यहाँ पर क्या बना, जेड इक्वल टू 90 से जो स्टार्ट हुआ है वो क्या हुआ, एक्टिनॉइड हुआ है। और एक्टिनॉइड में मोस्टली तुम्हारे पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, ये ऑलरेडी हम पहले भी बता दिए, एक्टिनॉइड में क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक का जितना कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा ग्रुप किस में आ रहा है, उस चीज को माइंड में रखना। इसमें हम बता दे रहे हैं ए ब्लॉक में जो तुम्हारे पास होता है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ए ब्लॉक में जो तुम्हारे पास होता है, ऐसे तो हम पीछे बता दिए हैं। इसमें जो तुम्हारे पास होता है ग्रुप नंबर कितना होता है, 3 होता है, ग्रुप नंबर 3 होता है। और अगर लेंथोनाइड में बात कर लेंगे, तो लेंथोनाइड में पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक्टिनोइड में पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन ग्रुप नंबर दोनों के लिए क्या है, 3 ही होता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
तो देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें पता है कि ऑलरेडी एलिमेंट्स को हम लोग पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक जो तुम्हारे पास एलिमेंट्स है टोटल, वो तुम्हारा कितने पार्ट्स में डिवाइड है? थ्री, मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ये तीन होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेटल्स का बात कर लेते हैं। तो मेटल्स जो होता है जनरली रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सी। उस पे ये सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है, एक्सेप्ट मरकरी। एक्सेप्शन को याद रखना, हम इसलिए अंडरलाइन कर दिए। एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। साथ ही साथ मेटल्स जो होता है वो क्या होता है? जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन एक्सेप्ट तुम्हारे पास क्या है? गैलियम और सीजियम, ये जो तुम्हारे पास है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। नेक्स्ट मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ये जो होता है क्या होता है? सॉलिड और गैसियस फॉर्म दोनों में होता है। साथ ही साथ ये क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। लेकिन एक्सेप्ट क्या? बोरोन एंड कार्बन, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ये पुअर कंडक्टर होता है एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्राफाइट जो होता है वो नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या होता है? कंडक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स मतलब क्या हो गया कि इसमें जो प्रॉपर्टी होगा, कुछ प्रॉपर्टी होगा मेटल्स का और कुछ प्रॉपर्टी होगा तुम्हारे पास क्या? नॉन मेटल्स का। मतलब हम बात कर लेते हैं तो मेटल और नॉन मेटल के ये बीच में आएगा। ठीक है, नॉन मेटल और मेटल के बीच में आएगा ये तुम्हारे पास मेटलॉइड्स। और इसका एग्जांपल याद रखना, सिलिकॉन, ये जी, आर्सेनिक जो है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे जो होता है तुम्हारे पास क्या होता है? मेटलॉइड्स होता है। मेटलॉइड्स बेसिकली तुम्हारे पास क्या होता है? प्रॉपर्टी बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड टू फाइंड ग्रुप्स, ब्लॉक्स एंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स। अगर कोई भी एलिमेंट्स गिवन है, उसका कैसे हम लोग फाइंड करेंगे ग्रुप्स, ब्लॉक या पीरियड। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी एलिमेंट्स गिवन है तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे ही तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें जो एन का लास्ट वैल्यू आएगा, वो हाईएस्ट वैल्यू, वो क्या बताएगा? पीरियड बताएगा। ठीक है, जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो सोडियम, ये तुम्हारे पास सोडियम है। अब तुमसे क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ सोडियम का तुम्हारे पास पीरियड कौन सा होगा? तो क्या करोगे? इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और ये जो तुम्हारे पास होता है एन, ये एन यहाँ पर वन है, यहाँ पर एन का वैल्यू टू है, यहाँ पर टू है और यहाँ पर एन का वैल्यू थ्री है। तो ये जो तुम्हारे पास हाईएस्ट वैल्यू जो मिला थ्री, यही तुम्हारे पास क्या बनेगा? इसका पीरियड बनेगा। मतलब ये कौन से पीरियड में है? तो पीरियड थ्री में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, ये तो तुम्हें पीरियड मिल जाएगा। अब ब्लॉक बात कर लेते हैं, तो ब्लॉक क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यही है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? एस सबसेल में गया है, इसलिए कौन सा होगा? एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये क्या होगा? एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग पीरियड बात कर लिए, पीरियड फाइंड कर सकते हैं, ब्लॉक मिल चुका है। अब हम बात करते हैं ग्रुप। ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे? कितना नंबर ग्रुप होगा? तो अगर ये तुम्हारे पास एस ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, तो ग्रुप नंबर जो होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वन। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वन। तो इसका ग्रुप कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक है, अगर पी ब्लॉक का अगर तुम्हारे पास एलिमेंट्स मिलेगा तो ग्रुप नंबर तुम्हें कैसे फाइंड होगा? तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि ये तुम्हारे पास अगर ये पी ब्लॉक का रहता है, ऐसे है नहीं। ठीक है, हम बोल दे रहे हैं है नहीं, हम सपोज कर रहे हैं अगर ये पी ब्लॉक का रहता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिला? वन। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाता? ग्रुप नंबर जो हो जाता वो तुम्हारे पास कितना हो जाता? ऐसे वन तो आएगा नहीं तुम्हारे पास, मिनिमम तुम्हारे पास थ्री से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कितना हो जाता? 10 प्लस थ्री हो जाता, तो कितना मिलता? 13 मिलता। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाता? 13 हो जाता। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बात कर लेते हैं, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स तुम्हें ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए क्या करोगे? जो एन माइनस वन डी में जितना तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो, मतलब ये, और प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये दोनों को ऐड करोगे तो वो तुम्हारा क्या बताएगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट्स बताएगा। ठीक है, मतलब कौन सा ग्रुप है उसका डी ब्लॉक में, ये बताएगा। साथ ही साथ अगर हम एफ ब्लॉक में बात कर ले, तो एफ ब्लॉक में चेंज नहीं करता है, उसका ग्रुप नंबर क्या होता है? थ्री होता है। हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, वो ग्रुप नंबर थ्री से ही 14 एलिमेंट्स जो है वो निकल चुका है। 14 तुम्हारा लेंथेनॉइड और 14 तुम्हारे पास एक्टिनॉइड। तो एक्चुअली वो सारे जो 1428 एलिमेंट्स है वो तुम्हारा किसका है? ग्रुप नंबर थ्री में ही लाई करता है। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में ट्रेंड को देखते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे पास आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को समझने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। देखो यहाँ पर एक तुम्हारे पास होता है हॉरिजेंटल लाइन, इस तरीके से। ठीक है, और ये हम बता चुके हैं हॉरिजेंटल लाइन क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरीके से।
उसी तरीके से तुम्हारे पास एक होता है वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रुप्स में जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पकड़ के चलो, आगे तुम्हारे पास कौन इंक्रीज करेगा कौन डिक्रीज करेगा वो तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, और यही बेसिक कंसेप्ट से हम पकड़ के कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना, ग्रुप ग्रुप में क्या होता है, सेल जो होता है वो इंक्रीज करता है। जैसे ग्रुप नंबर अगर हम बात कर ले तो ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो सेल इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये तुम्हारे पास इस तरीके से ग्रुप में तुम अगर ऊपर से नीचे आओगे तो इसका सेल जो होगा इसमें से एक ज्यादा होगा, इसमें और ज्यादा होगा, इसमें और ज्यादा होगा, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल जो होता है वो इंक्रीज करते रहता है। तब इस तरीके से ये तुम्हारे पास हो गया, ठीक है। और पीरियड में क्या होता है, पीरियड में तुम्हारे पास सेल जो होता है वो फिक्स होता है। मतलब सपोज कर लो कि किसी पीरियड में मान लो कि दो तुम्हारे पास बना हुआ तो ये फिक्स रहेगा। इस तरीके से अगर तुम इधर एलिमेंट्स में जाओगे तो ये फिक्स रहेगा कि यही दो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। तो सेल कांस्टेंट होता है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इंक्रीज होता है। अब ये कंसेप्ट को एकदम माइंड में फिट कर लो, अब इसी पे आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होगा? तो एटॉमिक रेडियस अगर हम पीरियड में बात कर लेते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है उसका साइज डिक्रीज करता है। अब डिक्रीज करने का रीजन है कि तुम्हारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब बोलोगे भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो समझो यहाँ पर, जैसे तुम्हारे पास एक है तुम्हारे पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है ये तुम्हारे पास है फर्स्ट सेल सेकेंड सेल इस तरीके से बना हुआ, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कैसे करेगा, तो न्यूक्लियस का पावर जितना ज्यादा होगा उतना उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन बढ़ते जाएगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। प्रोटॉन बढ़ेगा कब, तो प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे पास क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इसका पावर ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा, तो साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करते जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसीलिए एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है किसमें, पीरियड में, ठीक है। ग्रुप्स में बात कर लेते हैं तो बताया है सेल इंक्रीज करता है। तो जैसे मान लो ये तुम्हारे पास है, अब ऊपर ये तुम्हारे पास बात कर लेते हैं, फिर बढ़ते जाएगा फिर बढ़ते जाएगा, इस तरीके से क्या होता है, जो तुम्हारे पास वैलेंस सेल है वो इंक्रीज करता है। वैलेंस सेल इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक है कि साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ग्रुप्स में अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे, क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या करेगा, तुम्हारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में अब हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस। इसमें सबसे पहले एक आता है कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस मेनली हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स जैसे हम क्लोरीन ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, ये सब तुम्हारे पास नॉन मेटल है। तो क्या होता है, तो यहाँ पर को नॉन मेटल का अगर हम कोवैलेंट रेडियस बात कर ले तो देखो ये तुम्हारे पास है, जैसे Cl2 का बात कर लेते हैं तो ये तुम्हारे पास है दो तुम्हारे पास एटम है क्लोरीन का। तो अगर इसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर तुम्हारे पास ए है तो कोवैलेंट रेडियस जो होगा उसका हाफ हो जाता है, A/2 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं मेटेलिक रेडियस, तो मेटेलिक रेडियस मेनली मेटल्स के लिए होता है। और इसमें तुम्हारे पास जैसे ये मेटल है तो तुम्हारे पास ये दो है, और इसका बीच का जो डिस्टेंस है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसका अगर मेटेलिक रेडियस बात करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस है सपोज कर लो ए है तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाता है, ठीक है। थर्ड अगर बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कुछ नहीं होता है, ये जो तुम्हारे पास कोवैलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस का सम जो होता है यही तुम्हारा क्या बताता है, एटॉमिक रेडियस बताता है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास वेंडरवाल रेडियस। वेंडरवाल रेडियस मेनली हम लोग बात करते हैं आइडेंटिकल एलिमेंट्स के लिए होता है और नॉन बॉन्डेड एलिमेंट्स के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो जेई और नीट पूछ चुका है कि अगर हम रेडियस बात कर लेते हैं, कोवैलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस हो गया, ठीक है, और तुम्हारे पास वेंडरवाल रेडियस हो गया, तो इसमें तुम्हारे पास कौन सा रेडियस ज्यादा बड़ा होता है, तो याद रखना वेंडरवाल रेडियस जो होता है वो बड़ा होता है, उससे छोटा होता है मेटेलिक रेडियस, और सबसे छोटा होता है तुम्हारे पास क्या होता है, कोवैलेंट रेडियस होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो एक सेकेंड देख लो, यहाँ पर जैसे वेंडरवाल में बात कर लेते हैं तो ये तुम्हारे पास एक मेटल है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं, तो देख लो इसका साइज जाहिर सी बात है कि ज्यादा होगा। अगर ये दोनों टच हो जा रहा है तो देखो यहाँ पर साइज, और यहाँ पर क्या कर गया, ओवरलैप कर रहा है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, ऑटोमेटिक है कि वेंडरवाल जो रेडियस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, उससे कम होगा मेटेलिक रेडियस, और सबसे कम क्या होगा तुम्हारे पास, कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है,
आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस नाम से ही पता चला है तुम्हारे पास क्या होगा, आयन होगा। आयन मतलब या तो तुम्हारे पास क्या होगा, केटायन और एनायन। तो आयनिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन केटायन और एनायन ऑफ द आयनिक क्रिस्टल। केटायन मतलब क्या हुआ, केटायन मतलब होता है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, केटायन। और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन, वो तुम्हारा क्या बनेगा, एनायन बनेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साइज का। तो हमेशा याद रखना केटायन का जो साइज होगा उसका पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होगा, और एनायन के केस में क्या होगा, हमेशा उसका पेरेंट एटम से उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मतलब अगर सिंपल बोले तो जितना ज्यादा तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हारे पास Mg2+ है, Na+ है, F- है और O2- है। अब देख लो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना साइज क्या है, छोटा है। मतलब Mg2+ का साइज क्या है, छोटा है। उससे बड़ा है Na+ का, क्योंकि इस पे देखो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब तुम्हारे पास निगेटिव चार्ज स्टार्ट हुआ, तो ये तुम्हारे पास निगेटिव चार्ज है। और जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना साइज क्या होगा, बड़ा होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा। तो ये तुम्हारे पास ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी को समझो सिंपल, एक तुम्हारे पास गैसियस आइसोलेटेड एटम है, और इस गैसियस आइसोलेटेड एटम से अगर एक तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, तो उसमें तुम्हें जितना एनर्जी तुम्हें देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि फर्स्ट किसी भी तुम्हारे पास एटम, इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को अगर तुम निकाल रहे हो, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। मतलब जैसे देख लो कोई भी तुम्हारे पास एक्स है, उसमें से क्या कियो, एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिए हो, तो क्या बनेगा, एक्स प्लस चार्ज आ जाएगा। ये क्या बना, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। उसी तरीके से सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो पहले से एक निकल चुका है, तो एक्स प्लस, और उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकालोगे तो एक्स प्लस क्या मिलेगा, 2+ चार्ज मिलेगा, और वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब तुम सोचो कि जैसे तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो न्यूक्लियस तो इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो मतलब तुम्हें सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए और तुम्हें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसको क्या करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है। ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब जनरली जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है कि IE2 का वैल्यू होता है वह ग्रेटर देन होता है IE1 का वैल्यू। लेकिन ये हम हर केस में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो कौन कौन सा फैक्टर है वो भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर पे। दो फैक्टर, एक है तुम्हारे पास एट्रैक्शन और एक है तुम्हारे पास रिपल्सन। एट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियस उसको जो अट्रैक्ट करके रखा है सो, और रिपल्सन मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें बहुत सारे हैं, तो उस पे सब पे निगेटिव चार्ज है, तो उसके बीच में क्या होगा, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, तो उसके कारण रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हारे पास शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे देखो हम एक चीज शिल्डिंग इफेक्ट को पहले हम सबसे पहले बता देते हैं। इसका मीनिंग जो होता है वो रुकावट होता है। रुकावट करने का क्या मतलब, जैसे देखो कहीं पे डीजे बज रहा है, क्या कर रहा है, डीजे बज रहा है। डीजे तो जानते ही होगे तुम लोग, तो मस्ती करने में सबसे आगे हो ही, तो नाइट में तो डीजे ही बजता है ना। तो वो डीजे अगर बज रहा है, तो अगर सपोज कर लो कि तुम्हारे पास, तुम कहीं बाहर खुले मैदान में हो और डीजे कहीं पे बज रहा है, तो तुम्हें आवाज डायरेक्टली तुम्हें मिलेगा, और उसका तुम बात करोगे तो लाउडनेस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा सुनाई देगा। लेकिन अगर तुम कहीं पे डीजे बज रहा है और तुम बाहर ना जाकर तुम अपने घर के रूम में चले गए, अब तुम्हारे पास क्या होगा, उसका जो साउंड मिलने वाला है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक जो तुम्हारे पास घर का जो वॉल है, ठीक है, वो वॉल क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, रोक रहा है ना, उसी को बोलते हैं सिल्डिंग। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सिल्डिंग। मतलब अगर हम सिंपल बात कर ले यहाँ पर, तो ये तुम्हारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये तुम्हारे पास है, इसमें तुम्हारे पास क्या है, एटम प्रेजेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन किसी कारण बस यहाँ पर जो है इसको अट्रैक्ट करने में कोई भी रुकावट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर को कम कर देना, दैट इज कॉल्ड शिल्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, तो पीरियड के केस में क्या होता है कि सेम सेल होता है। सेल क्या है, सेम होता है। पीरियड में तो सेल नहीं चेंज करता है। और तुम्हारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस का पावर क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस का पावर बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से अगर निकालना है तुम्हें, तो यहाँ से जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्या न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको निकलने देगा, नहीं निकलने देगा। मतलब तुम्हारे पास आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा।
ठीक है। तो याद रखना पीरियड में जो होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी लेफ्ट टू राइट में क्या करता है, इंक्रीज करता है। वही अगर हम ग्रुप्स में आ जाए तो ग्रुप में तुम्हारे पास क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। तो क्या न्यूक्लियस का पावर यहाँ पर जितना था उससे कम हो जाएगा, यहाँ पर और उससे कम होगा। तो ये तुम्हारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो उस केस में जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। पर लेकिन एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या होता है समझो, यहाँ पर जैसे हमने लिया बोरोन और बेरिलियम। बोरोन और बेरिलियम के केस में तुम्हारे पास क्या है, बेरिलियम तुम्हें पता है, बेरिलियम उसके बाद होता है बोरोन। ठीक है। और अगर तुम इधर से लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इसका मतलब इसका जो आईपी वैल्यू हो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और बेरिलियम का आईपी वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहां पर तुम्हारे पास क्या हो जाता है कि अगर तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बोरोन का तुम्हारे पास क्या होगा, 1:2:2:2p1, और बेरिलियम में क्या होता है, 1:2:2:2। अब तुम देखोगे यहाँ पर एस में यहाँ पर क्या है, फुलफिल्ड है। यहाँ पर क्या है, एस में फुलफिल्ड है, और यहाँ पर तुम्हारे पास 2p1 है। तो देखो फुलफिल्ड है मतलब ये तो स्टेबल है, और कोई भी अगर तुम्हारे पास स्टेबल होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है। तो कभी भी स्टेबल अनस्टेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें वहां पर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात कर लेते तो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या हो गया, ज्यादा मुश्किल हो गया। तो उस केस में एनर्जी तुम्हें क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। नॉर्मली जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो उस केस में हम बता सकते थे कि बोरोन का जो आईपी वैल्यू है, बोरोन का आईपी वैल्यू ये ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअली ये हो नहीं रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, किसमें ज्यादा होगा। तो सबसे पहले क्या करना, कॉन्फ़िगरेशन लिखना और स्टेबिलिटी चेक करना। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना उतना ही मुश्किल है, और उतना ही ज्यादा तुम्हें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आईपी वैल्यू जो क्या हो गया, बेरिलियम का ज्यादा हो गया बोरोन के कंपेयर में। ठीक है। इस तरीके से एक्सेप्शंस माइंड में रखना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखो इंथैल्पी चेंज का मतलब हो गया, यहाँ पर जो इंथैल्पी का चेंज होगा, हीट जो होगा इसमें तुम्हारे पास क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जैसे सपोज कर लो कि तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट्स है, उसमें तुम क्या कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन से ऐड किया तो ये एक्स माइनस बना, तो इसमें जो इंथैल्पी का चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीरियड में क्या होगा। तो पीरियड में तुम्हारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने का मतलब अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा। तो अगर अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा तो वो इजिली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर इजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मतलब वो बहुत ज्यादा निगेटिव होगा। अगर हम बात कर लेते हैं ग्रुप्स में तो साइज इंक्रीज करता है, तो न्यूक्लियस का पावर क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। और जितना न्यूक्लियस का पावर डिक्रीज का अट्रैक्शन कम होगा, तो अट्रैक्शन कम होगा तो लेस निगेटिव होगा। ठीक है। अगर यहां पर एक्सेप्शन का भी कंडीशन हो जाता है, जैसे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर आता है। फ्लोरीन के नीचे क्या आता है, ग्रुप में क्लोरीन आता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन से साइज इसका क्या है, ज्यादा है, सल्फर का साइज क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसमें जो हमारे पास अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये लेस निगेटिव बनेगा। ठीक है। और उसी तरीके से सेम प्रोसेस है तुम्हारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन में। क्या है, क्लोरीन का साइज जो क्या होगा, ज्यादा हो गया फ्लोरीन से, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या अट्रैक्शन कम होगा, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, लेस निगेटिव। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो तुम्हारे पास जो साइज है वो छोटा होता है, वहां पे क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। रिपल्सन होने के वजह से ये अट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो इसके पास कैपेबिलिटी होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। इसीलिए मोर निगेटिव कौन हो जाता है, तुम्हारे पास सल्फर और क्लोरीन। तो याद रखना ये सारी चीज इस तरीके से, एक्सेप्शन सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जैसे हम सपोज कर लो तो HCl लेते हैं, तो H और Cl के बीच में बॉन्ड है, तो ये क्लोरीन इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको। ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर हम ट्रेंड का बात कर लेते हैं तो पीरियड में जो तुम्हारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा, और ग्रुप्स में तुम्हारे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो याद रखना ट्रेंड जो है तुम्हारे पास क्या है, इधर तुम्हारे पास इधर इंक्रीज करेगा, और नीचे जो है, नीचे ग्रुप्स में क्या करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो अगर हम पीरियड में बात कर लेते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें तुम्हारे पास इंक्रीज करता है, कैसे कैसे, पहले जो इंक्रीज करता है 1 to 4,
और फिर जो होता है वो तुम्हारे पास डिक्रीज करना लगता है 4 to 0 में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो भी चेंज करेगा। साथ ही साथ अगर हम ग्रुप्स में बात कर लेते हैं तो उसमें तुम्हारे पास वैलेंसी क्या होता है, सेम होता है। जैसे ग्रुप नंबर वन में बात कर लेते हैं तो ग्रुप नंबर वन में होता है तुम्हारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये सारे के जो तुम्हारे पास होगा एटॉमिक तुम्हारे पास वैलेंसी जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, ग्रुप्स में चाहे कोई भी ग्रुप्स हो उस पर्टिकुलर ग्रुप्स में तुम्हारे पास क्या होता है, वैलेंसी सेम होता है। जैसे हम ग्रुप नंबर 17 का बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 17 में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब सबका बात कर ले तो इसका जो वैलेंसी होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है, 1 ही होता है। चार्ज हमेशा -1 होता है, ठीक है, इस तरीके से। साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं ट्रांजिशन मेटल किसको बोले हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को बोले हैं। किसको बोले हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को बोले। और एक्टिनोइड क्या था, ए ब्लॉक में था। ए ब्लॉक में क्या था, एक्टिनोइड था। तो ट्रांजिशन मेटल और एक्टिनोइड जो होता है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जैसे तुम जानते हो, एक एग्जांपल लेते हैं एफी का। तो आयरन जो होता है वो कभी कभार तुम्हारे पास +2 में भी होता है और +3 में भी होता है। +2 में इसको बोलते हैं फेरस और +3 में इसको बोलते हैं फेरिक, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल वैलेंसी होता है। उसी तरीके से हम क्रोमियम का बात कर लेते हैं। क्रोमियम तुम्हारे पास 3, 4, 5, 6 ये सारे शो करता है। मैंगनीज जो है +7 तक शो करता है। तो ये तुम्हारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एनामोलस बिहेवियर, मतलब तुम्हारे पास कुछ अजीबो गरीब तुम्हारे पास उसका एलिमेंट्स के पास बिहेवियर होता है। जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है कि लिथियम और बेरिलियम जो है उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो सिमिलर होता है किसके साथ, सेकेंड एलिमेंट्स दैट इज मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। और ये देखो, ये तुम्हारे पास ग्रुप नंबर 1 में ये लिथियम होता है, उसके नीचे सोडियम होता है। ग्रुप नंबर 2 में देखो यहाँ पर तुम्हारे पास लिखा हुआ है बेरिलियम और यहाँ तो क्या है, मैग्नीशियम। ग्रुप नंबर 3 में यहाँ पर बोरोन है और एल्युमिनियम है। तो लिथियम का जो दो प्रॉपर्टी होता है वो मैग्नीशियम से मैच करता है। उसी तरीके से जो तुम्हारा बेरिलियम का प्रॉपर्टी होता है वो एल्युमिनियम से मैच करता है, इसलिए ये डायगोनली है, इसलिए इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और ये प्रॉपर्टी, ये जो है डिफरेंट एनोमलस बिहेवियर, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी। हम लोग फिजिकल रिएक्टिविटी टोटल देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में अगर हम पीरियड के क्रॉस मूव करें लेफ्ट टू राइट तो उस केस में तुम्हारे पास क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तुम्हें पता है स्टार्टिंग में जो ग्रुप नंबर 1 होता है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ये जो तुम्हारे पास इधर मेटल्स होता है, इधर मेटल्स होता है, फिर आगे जाओगे तो मेटल्स, फिर तुम्हारे पास क्या हो जाता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स आता है, उसमें नॉन मेटल्स आता है। तो लेफ्ट टू राइट में जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। वही अगर हम ग्रुप्स में जाए टॉप टू बॉटम में तो तुम्हारे पास मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर कहने का क्या मतलब है कि इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। तो टेंडेंसी टू रिमूव या लूज इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना अच्छा होगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेगा, उसको गेन करने का टेंडेंसी रहेगा ज्यादा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है ग्रुप्स में अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो, ठीक है। और इंक्रीज करेगा कब, टॉप टू बॉटम में ग्रुप्स में इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, अगर एक्सट्रीम लेफ्ट में चले जाए, एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ये सारी चीज। तो ये इसमें का जो ऑक्साइड होता है, क्या होता है ऑक्साइड, उसका नेचर होता है बेसिक नेचर। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट में चले जाएंगे तो नॉन मेटल्स मिलेगा और उसका जो ऑक्साइड होगा क्या होगा, एसिडिक नेचर होता है। साथ ही साथ एसिडिक और नेचर और बेसिक नेचर के बीच में आता है तुम्हारे पास एम्फोटेरिक नेचर। और एम्फोटेरिक नेचर तुम्हारे पास क्या होता है, Al2O3 हो गया, ये सब AS2O3 होता है। ये सब जो एलिमेंट्स, इसका ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। कुछ न्यूट्रल भी होता है जो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होता है, वो तुम्हारा CO हो गया, NO हो गया और N2O हो गया। तो ये तुम्हारा टोटल जो था हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो चैप्टर एंड हो गया है। तो इस तरीके से ओवरऑल हम जो है टोटल इंपॉर्टेंट चीज कवर अप कर दिए। अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी बात, तुम्हें अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जेई के लिए तो अभी चल रहा है, और नीट वालों के लिए आगे तुम्हारे पास आएगा, जब तुम्हारा एग्जाम नजदीक आएगा उससे पहले हम 10 से 15 दिन पहले तुम्हारे पास क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा देंगे। वो तुम्हें लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा तुम्हें, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बाय बाय, टेक केयर।